हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी वनस्पति विज्ञान स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें एंगुलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इससे पहले हमने ब्रंथम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन था उसको पढ़ लिए थे। आज हम एंगुलर और प्लांटल का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे। इन्होंने भी एंजियोस्पर्म को क्लासीफाई किया और ये थोड़ा सा मॉडरेट भी माना जाता है। इसमें फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इन्वॉल्व किए गए। ठीक, तो इसमें सबसे पहले हम इसका फ्लो चार्ट समझेंगे, बाकी आपको मैं सेंड कर दूंगा नोट्स, उससे आप पढ़ लेना। इन्होंने एंगलर ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो क्लासिफिकेशन असल में किसी और साइंटिस्ट का था। उन्होंने उसमें केवल मॉडिफिकेशन किया। ठीक, तो विलियम इचलर जो थे साइंटिस्ट, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। उसका मॉडरेट जो रोल था वो न्यू करके इन्होंने पब्लिश किया था एंगलर और प्लांटल ने। तो इचलर्स सिस्टम वाज अडॉप्टेड विद सम मॉडिफिकेशंस बाय एडोल्फ एंगलर इन 1886। ये है विलियम इचलर का क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक, इन्होंने प्लांटों को, कंप्लीट प्लांट जितने भी हैं, दो पार्ट में डिवाइड किया। जैसा कि इससे पहले भी कई सारे साइंटिस्ट कर चुके थे, क्रिप्टोगैम्स और फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स जिनमें थैलॉइड स्ट्रक्चर होता है और बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, सीडलेस प्लांट होते हैं। कैसे होते हैं? सीडलेस। ये सारी चीज़ें लिखना, यहीं से क्वेश्चन आएगा। और फेनेरोगैम्स का मतलब होता है सीड बेयरिंग प्लांट्स। ऐसे प्लांट जिनमें सीड उत्पन्न होते हैं, बीज उत्पन्न होते हैं, उनको कहते थे फेनेरोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स जो सीडलेस थे और प्लस उनकी जो प्लांट बॉडी थी इरेक्ट नहीं थी, मेनली थैलॉइड थी। ठीक है, टेरिडोफाइट हल्का सा इवॉल्व थे। इनमें वेस्कुलर सिलेंडर भी आ गए थे, आपने सेकंड सेमेस्टर में पढ़ा है। इसमें स्टोरियल सिस्टम का हम ओरिजिन भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जाइलम फ्लोएम के थ्रेड्स आ चुके थे, इसीलिए ये थोड़ा सा एरियल पार्ट भी इनका इरेक्ट होने लगा था। बाकी ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा में मेनली एल्गी रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? एल्गी, मतलब शैवाल। और ब्रायोफाइटा में आप पढ़े ही हो। ठीक है, लिवरवर्ट, मोसेस, ये सब पढ़े हो। उसमें स्पैगनम है और एंथोसिरोस है, मार्केंसिया, रेक्सिया, पोरेला, पेलिया, ये सब इसमें आते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो ये 3 डिवीजन बनाए क्रिप्टोगैम्स में। ये इचलर का क्लासिफिकेशन है। और फेनेरोगैम्स में 2 डिवीजन इन्होंने बनाया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। फर्दर इन्होंने एंजियोस्पर्म में क्लासें बनाई, मोनोकोटिलिडन्स, डाइकोटिलिडन्स, ये सब हम इससे पहले पढ़ चुके थे। लेकिन क्या कमी क्या थी? क्योंकि डाइकोटिलिडन, मोनोकोटिलिडन्स जो थे ये क्या थे? ये डिवीजन थे। एंजियोस्पर्म क्या था? एंजियोस्पर्म इनका ग्रुप था। और यहाँ पे इन्होंने एंजियोस्पर्म को डिवीजन बना दिया। ठीक है, अभी आगे देखना ये क्या फ़र्क आएगा इसमें। फिर डाइकोटिलिडन्स में सब क्लास बनाई गई, कोरीपिटेली, सिम्पिटेली। तो ये क्लासिफिकेशन भी आपको याद रखना, क्योंकि इसी का मॉडिफाइड रूप जो है उसी को हम कहते हैं एंगुलर एंड प्लांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें कुछ त्रुटियां जो हैं थोड़ा सा, और इन्होंने जो एंगुलर और प्लांटल हैं, इन दोनों लोगों ने थोड़ा फाइलोजेनेटिक को इससे रिलेट किया। फाइलोजेनेटिक मतलब इंसिस्टर देखा, किसका कहाँ से एवोल्यूशन हुआ, जिम्नोस्पर्म कहाँ से आए, एंजियोस्पर्म कहाँ से आए, मोनोकोट पहले आए या डाइकोट पहले आए। समझ रहे हो? किसका विकास पहले हुआ, ये सारी चीज़ें देखकर फिर क्लासिफिकेशन किया। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी, जिसको किसने किया? एंगुलर और प्लांटल ने। ठीक है, तो उन्हीं का सिस्टम हमको पढ़ना, हमारे सिलेबस में भी है, इस पर क्वेश्चन भी आएगा। तो थोड़ा सा हम इचलर के क्लासिफिकेशन में 2-4 लाइनें लिख लेंगे यहाँ से और उसको समझने के भी प्रयत्न करेंगे। स्ट्रिंग मॉर्फोलॉजी इन द light of doctrine of evolution proposed in 1883 a classification in which he divided two plant kingdom into group cryptogams and phanerogams। तो इन्होंने मॉर्फोलॉजी की स्टडी की थी मेनली। ठीक है, मॉर्फोलॉजी और किस तरह से इनका थोड़ा सा विकास हुआ है प्लांटों का, इसके आधार पर उन्होंने क्लासीफाई किया। क्योंकि जो ज़्यादा इवोल्व्ड थे, ज़्यादा एडवांस थे, उनको फेनेरोगैम्स में रखा। ठीक, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म जो कि विशालकाय प्लांट होते हैं बड़े बड़े, और एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट जो कि प्रिमिटिव टाइप के हैं, पुराने हैं, आद्य प्लांट हैं,
उनको अलग ग्रुप में रखा, ठीक है, इस तरह से ही चल रहे हैं। फीचर्स ऑफ दिस सिस्टम आर द डिविजन्स ऑफ द सीड प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स। तो ये मेन फीचर है, इसमें जो है फर्स्ट टाइम डिवीजन ऑफ द सीड प्लांट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको फर्स्ट टाइम डिवीजन बनाया गया, ये हमेशा ग्रुप रहते थे, ठीक है। अब आ गए यहाँ पे एंगलर्स और प्रांटल, इन्होंने क्या इसमें मॉडिफिकेशन किया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हालांकि राइटिंग बहुत शुद्ध नहीं है, लेकिन समझ में तो आपको आती होगी। हम इसका फ्लो चार्ट आपको दिखा देंगे एंगुलर प्रांटल का, बाकी इसकी जो डिटेल स्टडी है वो सब हम भेज देंगे, आप लोग पढ़ लेना। एंगुलर्स सिलेबस एंड प्रांटल फ्लैजी मेली कवर्ड द होल प्लांट किंगडम, मतलब इन दोनों ने जो क्लासिफिकेशन दिया वो ओनली जिम्नोस्पर्म का नहीं, एंजियोस्पर्म का नहीं था, इन्होंने पूरे प्लांट को ग्रुप किया। उसके बाद में क्या किया, मेन फोकस इन्होंने एंजियोस्पर्म पे ही किया है। पहले प्लांट को, पूरे होल प्लांट को कवर करके इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, फिर ज़्यादातर जो इन्होंने फोकस किया है वो एंजियोस्पर्म। इसीलिए हम लोगों को इस यूनिट में एंजियोस्पर्म ही पढ़ना है इस सेमेस्टर में, तो ज़्यादातर हमारा ध्यान एंजियोस्पर्म पे ही रहेगा, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट एंजियोस्पर्म सिस्टम टू टेक एनाटोमिकली डाटा इनटू अकाउंट, मतलब एंजियोस्पर्म का पहला ये फर्स्ट सिस्टम था क्लासिफिकेशन का जिसमें एनाटोमिकल चीज़ें भी, डाटा भी यूज किया गया था। मोस्ट अमेरिकन एंड कॉन्टिनेंटल हर्बेरिया आर अरेंज्ड बाय इट, मतलब इन्हीं के जो इन्होंने सिस्टम बनाया था एंगुलर और प्रांटल ने, उन्हीं के अकॉर्डिंग अमेरिका के जितने भी हर्बेरिया थे और कॉन्टिनेंटल हर्बेरिया जो थे वो सब इन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड थे। एंड न्यूमरस फ्लोरास फॉलोड इट्स सीक्वेंस, ठीक है। बहुत सारे फ्लोरा क्या होता है मैंने आपको बता चुका है इससे पहले के लेक्चर, बहुत सारे लेक्चर फ्लोरा और की पे हो चुके हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में ही, फर्स्ट यूनिट में ही मैंने बताया था, ठीक है। तो उसको आप लोग जरूर देखे होंगे फ्लोरा क्या होता है। तो फ्लोरा में भी सीक्वेंसिंग जो थी प्लांटों की वो उन्हीं के सिलेबस के अकॉर्डिंग की गई। दिस इज़ द फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड ट्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब जो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन था सिस्टम, वो पहला ऐसा था जो इनका रिकॉग्नाइज ट्रू हुआ था, सत्य ठहर रहा था, ठीक। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम हमको एक ही यही सिर्फ पढ़ना है, इसके अलावा हमारे सिलेबस में नहीं है। जो बेंथम हुकर वाला वो नेचुरल बेसिस पे है, और थोड़ा बहुत आप कह सकते हो कि आर्टिफिशियल भी, क्योंकि मार्फोलॉजी तो सब में देखी ही जाती है। वह प्लांट की आकृति आकार तो देखा ही जाएगा, वेनेशन वगैरह, उसमें पुष्प कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें तो देखी ही जाती हैं। उसके अलावा जब एंसेस्ट्री भी देखी जाती है तो फाइलोजेनेटिक हो जाता है। तो ये फर्स्ट ट्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इन विच फैमिलियर वेर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द फ्लावर फ्रूट एंड सीड डेवलपमेंट, मतलब इसमें जो प्लांट रखे गए हैं, जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो कॉम्प्लेक्सिटी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी उसी तरह से हम ग्रुप्ड करते चले जाएंगे। मतलब फ्लावर फ्रूट सीड का जो डेवलपमेंट है, जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आते गए, एडवांस कैरेक्टर आते गए, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते चले जाएंगे, ठीक, सीरीजें बनाएंगे। इन देयर क्लासिफिकेशन द इंटायर प्लांट किंगडम्स एलगी टू एंजियोस्पर्म, इंटायर मतलब जब होल प्लांट की बात करेंगे तो उसमें शैवाल से लेकर आवृतबीजी तक आएंगे, एलगी टू एंजियोस्पर्म, बस डिवाइडेड इनटू 13 डिविजन्स ऑफ इज द 13th वन इज द एम्ब्रियोफाइटा सिफोनोगेमा, ठीक है। अब इस बात को समझो, इन्होंने क्या किया, सभी प्लांटों को 13 डिवीजन बना के, एलगी से लेकर एंजियोस्पर्म तक सबको 13 डिवीजन बना दिया। कितने डिवीजन? 13 डिवीजन। ये बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन, इसमें देखोगे भी फैमिलिया जो हैं वो 100 क्रॉस कर जाएंगी एक एक डिवीजन में। तो 13 डिवीजन का इन्होंने क्लासिफिकेशन किया, 13 डिवीजन बनाए। इनका जो 13वां लास्ट वाला जो डिवीजन था, अब लास्ट वाला कैसे आया होगा, लास्ट वाला जो होगा वो एंजियोस्पर्म का होगा, क्योंकि ऊपर ही बताया गया है कॉम्प्लेक्सिटी के डेवलपमेंट के आधार पर इन्होंने डिवीजन्स बनाए। तो सबसे लास्ट वाला सबसे ज़्यादा एडवांस होगा, सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लावर फ्रूट उसमें होंगे, सीड होंगे। तो वो सबसे लास्ट वाला जो है वो
जाहिर सी बात है एंजियोस्पर्म से रिलेटेड होगा, और उसका नाम ही है एम्ब्रियोफाइटा, मतलब एम्ब्रियो या भ्रूण उसमें होगा, एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगैमा। तो लास्ट वाला जो है इसी की हम बात करेंगे, और यही हमारे सिलेबस में पढ़ना है, क्योंकि 13 है, अगर डिवीजन इसके पढ़ने बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, ठीक है, वो 8वां यूनिट से बड़ा निकल जाएगा, इतना बड़ा था। तो पूरे प्लांट किंगडम में इन्होंने 13 डिवीजन बनाए, तो 13वां जो था 13th जो था उसी डिवीजन को हमको पढ़ना है, एम्ब्रियोफाइटा जिसका नाम था। टोटल 13 डिवीजन बनाए थे इन्होंने। ये सारी चीज़ें याद रखना एमसीक्यू की वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एम्ब्रियोफाइटा में सब डिवीजन किए उन्होंने, जिम्नोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी, समझ रहे हो। अब ये सब डिवीजन यहाँ पे बनाया गया। एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्मी में मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी बनाए गए। अब इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स जो था इसमें 11 सीरीज बनाई और 45 टोटल फैमिली थी। ये डाटा आपको याद रखना है एंगलर और प्रांटल के क्लासिफिकेशन सिस्टम का। इन्होंने 13 डिवीजन बनाए। 13वां जो लास्ट वाला था वो एम्ब्रियोफाइटा था। मोस्ट डेवलप्ड प्लांट उसमें थे, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्रूट और फ्लावर सीड उसमें थे, ठीक, जितने भी प्लांट थे। और उसमें इन्होंने 2 सब डिवीजन बनाए, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म को फर्दर डिवाइड किया सब क्लासेस में, इन्होंने क्लास में, सॉरी ये क्लास है, ये सब डिवीजन था, ये डिवीजन था। 13 डिवीजन बनाए, उसमें से 13वां डिवीजन एम्ब्रियोफाइटा, फिर सब डिवीजन जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी, फिर ये क्लास है। क्या है क्लास मोनोकोटिलिडनी और डाइकोटिलिडनी। इन्होंने मोनोकोटिलिडन्स में 11 सीरीज बनाई और 45 फैमिली रखी। टोटल 11 फैमिली में 11 सीरीज में 45 फैमिली थी। कुछ में 3 फैमिली थी, कुछ में 2 फैमिली थी, किस में 5 थी। हर सीरीज में 2-2 3-3 फैमिली ऐसे ही रखी गई। और कुछ एक दो इसमें ऐसी भी सीरीज जिसमें सिंगल भी हैं फैमिली। तो टोटल 11 सीरीज में 45 फैमिली थी। डाइकोटिलिडनी को सब क्लास में डिवाइड किया। ये जो क्लास था इसको सब क्लास में डिवाइड किया। आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में टोटल 33 सीरीज थी। ये एंजियोस्पर्म के डाइकोटिलिडन का सब क्लास है आर्किक्लेमाइडी। इसमें 33 सीरीज थी और 199 फैमिली थी। ये डाटा आपको सीधे याद रखना है, सीधा पूछा जाएगा। इसी तरह से मेटाक्लेमाइडी जो था, इसको लिख लेना अच्छे से, मेटाक्लेमाइडी ये सिम्पटेलस था। कैसा? सिम्पटेली, इसको सिम्पटेली भी बोलते हैं, ठीक। इसमें टोटल 11 सीरीज थी और 56 फैमिली थी, 56। एक बार और साथ ही में याद हो जाए लेक्चर में ही तो ज़्यादा अच्छा है। एंगलर और प्रांटल ने टोटल इंटायर प्लांट किंगडम को 13 डिवीजन में बांटा। किसके आधार पर? फाइलोजेनेटिक सिस्टम, मतलब उनके एवोल्यूशन के आधार पर। डेवलपमेंट ऑफ सीड, फ्लावर एंड फ्रूट, जो सबसे कम विकसित था उसको पहला डिवीजन, दूसरे डिवीजन में उससे ज़्यादा विकसित, तीसरे में उससे ज़्यादा विकसित, फिर धीरे धीरे जो 13वां डिवीजन था लास्ट वाला वो मोस्ट एवोल्व्ड, मोस्ट एडवांस्ड कैरेक्टर वाला था। उसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फ्लावर, फ्रूट और सीड थे। तो 13वां वो जो था डिवीजन वो था हमारा एम्ब्रियोफाइटा। इस एम्ब्रियोफाइटा में उन्होंने 2 सब डिवीजन्स बनाए, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। इस एंजियोस्पर्म जो था, जिम्नोस्पर्म की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको क्लासिफिकेशन ओनली एंजियोस्पर्म का इसमें पढ़ना है। जिम्नोस्पर्म का तो हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, ये 3rd सेमेस्टर है। तो एंजियोस्पर्म में 2 क्लासें बनाई इन्होंने, मोनोकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी। मोनोकोटिलिडन्स जो थे इसमें 11 सीरीज थी और टोटल मिला के 11 सीरीज की 45 फैमिलीज बन रही थी। इन सब के कैरेक्टर वगैरह भी हैं, लेकिन इतना डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है, बस जो बता रहा हूँ इतनी से ही क्वेश्चन आएगा। कुछ मेन कैरेक्टर है वो अभी बताऊँगा। डाइकोटिलिडन जो क्लास था इसमें सब क्लास बनाया, आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी। आर्किक्लेमाइडी में 33 सीरीज और टोटल 199 फैमिली थी। मेटाक्लेमाइडी को सिम्पटेली भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसको। इसमें 11 सीरीज और 56 फैमिली रखी गई थी। अब कुछ जो मेन फीचर थे इनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के, उस पर हम नज़र डालते हैं। द डाइकोट वी आर डिवाइडेड इनटू, डाइकोट वही जो क्लास था उसको 2 सब क्लास में डिवाइड किए। आर्किक्लेमाइडी कंसिस्ट ऑफ एपिटेलस एंड पॉलीपिटेलस फैमिलीज। कैसे कैसे? एपिटेलस और पॉलीपिटेलस। और जो सेकंड हमारा था इसमें सब क्लास, देखो डाइकोट में 2 सब क्लास किया था ना इन्होंने, एक था आर्किक्लेमाइडी और दूसरा था मेटाक्लेमाइडी। तो मेटाक्लेमाइडी को ही हम बोलते थे
सिम्पिटेलस, क्या बोलते थे, सिम्पिटेली। तो पहला हो गया आर्किक्लेमाइडी, इसमें जो फ्लावर थे वो एपिटेलस और पॉलीपिटेलस थे, जितनी भी फैमिली थी। सेकंड जो सब क्लास था मेटाक्लेमाइडी या उसको बोलो सिम्पिटेली, कंसिस्टिंग ऑफ गैमोपिटेलस फैमिलीज। इन द क्लासिफिकेशन द जिम्नोस्पर्म्स take their natural place before the angiosperms and are followed by the monocotyledons and then the dicotyledons। ठीक, तो ये अरेंजमेंट था कहाँ पे सिचुएटेड हैं हमारे जिम्नोस्पर्म, इनके अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म को कहाँ स्थान मिला था। एंगलर एंड प्रांटल मेंटेन दैट मोनोकोट आर प्रिमिटिव टू डाइकोट। अब देखो, जो मोनोकोट थे वो ज़्यादा प्रिमिटिव हैं डाइकोट से। पहले एवोल्यूशन इनके अकॉर्डिंग मोनोकोट्स का हुआ जो एक बीजपत्री थे, उसके बाद में एवोल्यूशन हुआ डाइकोट जो द्विबीजपत्री थे। एंड बोथ द मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स हैव अराइजन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम हाइपोथेटिकल जिम्नोस्पर्म्स। ठीक, दे बिलीव दैट द डाइकोटिलिडन्स आर पॉलीफाइलेटिक फ्रॉम डिफरेंट जिम्नोस्पर्म्स and that the metaclamidae have arisen from various plant bearing archiclamidae. According to them the primitive angiosperms, मतलब ऐसे एंजियोस्पर्म जो थोड़ा पुराने थे, जैसे कि मोनोकोट्स, एंजियोस्पर्म में दो हैं, डाइकोट और मोनोकोट, मोनोकोट और डाइकोट। जब बात की जाएगी प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म की तो आप समझ जाना मोनोकोट की बात हो रही, ठीक, क्योंकि मोनोकोट प्रिमिटिव है और एडवांस कौन है, डाइकोट। तो प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म्स मस्ट हैव बीन डिराइव फ्रॉम अ हाइपोथेटिकल ग्रुप ऑफ प्लांट कॉल्ड प्रोटो एंजियोस्पर्म। मतलब प्रोटो एंजियोस्पर्म कहने का मतलब है जिम्नोस्पर्म। प्रोटो एंजियोस्पर्म, प्रोटो मतलब पहले वाला और एंजियोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म, तो एंजियोस्पर्म से पहले वाला मतलब जिम्नोस्पर्म। तो जो ये मोनोकोट है इनकी इसको समझने की प्रयत्न कर रहे हैं आप। प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म मतलब मोनोकोट्स, मोनोकोट्स कहाँ से डिराइव हुए हैं, प्रोटो एंजियोस्पर्म मतलब जिम्नोस्पर्म से। तो जिम्नोस्पर्म से या जिम्नोस्पर्म नहीं मान सकते हैं तो ऐसा कोई प्लांट जो जिम्नोस्पर्म से पहले होगा, उससे मोनोकोट का इवोल्यूशन हुआ, फिर मोनोकोट से इवोल्व हुए हैं डाइकोट। ठीक, प्रोटो मतलब प्रोटो एंजियोस्पर्म जो जिससे एंजियोस्पर्म का इवोल्यूशन हुआ है मोनोकोट का, फिर मोनोकोट से डाइकोट आए, which must have been very much like the नीटेल्स, नीटेल स्टोक। ठीक, तो नीटेलम आप जानते हो, नीटेल्स पढ़े हुए हो, नीटेल्स उसमें भी पढ़े होगे जिम्नोस्पर्म में। अकॉर्डिंग टू देम एंजियोस्पर्म्स फ्लावर्स आर डिराइव फ्रॉम द स्टोबिलाई ऑफ जिम्नोस्पर्म। देखो बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है, अकॉर्डिंग टू देम एंजियोस्पर्म्स फ्लावर, जो आवृत बीजियों के पुष्प हैं, इस टाइम जो हम पुष्पी पादप देखते हैं, जो पुष्प हैं ना रंग बिरंगे, ये कहाँ से डिराइव हुए हैं, स्ट्रोबिलाई ऑफ जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में आप स्ट्रोबिलाई देखे थे, इक्विसिटम पढ़े हो, इक्विसिटम, इक्विसिटम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, सेकंड सेमेस्टर में पढ़े हो। इसके अलावा किसमें आप कौन कौन से जिम्नोस्पर्म है जिसमें स्ट्रोबिलाई देखे हो, स्ट्रोबिलंथस वर्ड सुने हो या स्ट्रोबिलाई। स्ट्रोबिलाई में स्ट्रक्चर थोड़ा सा बता दूं, इस तरह से होता है उसका कुछ, ठीक, कोन होता है इस तरह से, ठीक, इस तरह से स्ट्रोबिलाई होता है। तो स्ट्रोबिलाई से ही ये फ्लावर ओरिजिनेट हुए हैं। द एंग्लेरियन स्कूल मेंटेन दैट द इंसिस्ट्रल स्ट्रोबिलस वाज यूनिसेक्सुअल। जो इनका इंसिस्ट्रल मतलब जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म वाला जो स्ट्रोबिलाई था वो कैसा था, यूनिसेक्सुअल, बियरिंग आइदर मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल। मतलब जो स्ट्रोबिलाई थे जिम्नोस्पर्म के वो यूनिसेक्सुअल थे, मतलब एक लिंगाश्रयी थे, या तो उसमें मेगा स्पोरोफिल हो सकता था या फिर हो सकता था माइक्रोस्पोरोफिल, मतलब आइदर मेगा स्पोरोफिल और माइक्रोस्कोलोफिल, दोनों में से एक ही प्रेजेंट था, क्योंकि वो स्ट्रोबिलाई जो होते थे वो यूनिसेक्सुअल होते थे। It gave rise to unisexual catching, pistillate और staminate. The bisexual flowers is considered is derived from a bisexual pseudanthium. Angular and frontal classification of the monocotyledons
being also with plants having small apetalous या apetalous flowers crowded into dense spike and or heads. The group selected as most primitive is the order Pendelus. अब इसमें ये देख लीजिए, थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, कंपोजिटी अमंग द डाइकोट्स, मतलब पूरे डाइकोट्स में जो कंपोजिटी फैमिली है, एंड आर्किडेसी अमंग द मोनोकोट्स, पूरे मोनोकोट्स में आर्किडेसी वी आर कंसीडर्ड टू बी द मोस्ट हाईली एवॉल्व्ड। मतलब अगर हम संपूर्ण डाइकोट्स में बात करें, सबसे ज़्यादा विकसित कौन सी फैमिली है तो कंपोजिटी आएगी, और सबसे ज़्यादा विकसित फैमिली मोनोकोट की तो वो है आर्किडेसी, मोस्ट हाईली इवॉल्व्ड हैं। तो आई होप आपको इनका क्लासिफिकेशन का सिस्टम किस बेसिस पे इन्होंने किया था, कितने ग्रुप, कितनी डिविजन्स बनाए, सीरीज सब मैंने बता दिया, फैमिली के नंबर भी बता दिया हूँ। फैमिली अब 199 फैमिली एक सब क्लास में है, तो इतना हम रट के तो जा नहीं सकते, ना इतना पूछा ही जाएगा। जो मैंने बताया ये डाटा आपको पूरा याद होना चाहिए, बशर्ते बात ये है जितना मैंने बताया ये सब याद होना चाहिए। इसमें से अगर कुछ भी छूटा तो समझ लो समस्या फिर तैयार है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद करना है। बाकी जो इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो आगे मैं फ्यूचर में ज़रूर करवा दूंगा आपके एग्ज़ाम से पहले। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।